हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज फिर मैं एक बार फिर से ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन की बात करूंगा, यानी आरपीएफ कर्मियों की बात करूंगा। आप सबको याद है, सारे आरपीएफ कर्मियों को याद है और आज विशेष तौर पर याद है जब बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हो चुके हैं सब के सब, कि संगठन का होना कितना अनिवार्य है, कितना आवश्यक है। ये बात उनकी समझ में आ रही है, आ गई है बहुत अच्छे से। क्योंकि जब कोई चीज़ हासिल होती है, अपने पास रहती है, तब तक उसकी कीमत समझ में नहीं आती है। जब वो छिन जाती है तब समझ में आती है। यही हाल आरपीएफ कर्मियों का है, क्योंकि उनकी संस्था ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन को 2017 से निष्क्रिय करके रखा गया है। उसके तमाम कारण हो सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं, मगर ज़्यादातर गलत है। गलत कारणों से निष्क्रिय किया गया। और जैसा मेरी जानकारी में आया है या मेरा अनुमान है, मेरी हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई हो, मगर मेरा ऐसा मानना है, मेरा इंट्यूशन ऐसा कहता है कि इस निष्क्रियता के पीछे भले ही उस टाइम के डीजी आरपीएफ अरुण कुमार का नाम आया हो, इसको निष्क्रिय कराने के पीछे तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल के कान भरने के पीछे भले उनका हाथ रहा हो, मगर ओवरऑल आईपीएस का इसमें कोई रोल नहीं है। ये व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है, पूरा समूह उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। और इसी तरह कोई एक व्यक्ति आपके साथ अन्याय करता है तो वो जिम्मेदार होता है, ना कि उसका पूरा समूह, उसका पूरा वर्ग। जिस तरह की मान्यता इन पॉलिटिशियंस ने बना दी है आजकल के, ये सही नहीं है। तो जिस तरह हम पूरे समूह को अपने भ्रम की स्थिति में, अहंकार की स्थिति में गरिया रहे थे, वो उचित नहीं था। आज जो आप बिना माई बाप के हो गए हैं, आपका कोई माई बाप नहीं रह गया है, उसके लिए जिम्मेदार भी आप ही हैं। आपके नेतागण हैं। उन्होंने कभी संगठन को संगठन के तरीके से नहीं चलाया। मगर हमारा आज ये विषय नहीं है। हम आरपीएफ एसोसिएशन के नेतृत्व के प्रति बहुत सारी खामियां गिना सकते हैं, बहुत सारी विसंगतियां गिना सकते हैं। क्योंकि जब से इसकी मान्यता रिस्टोर हुई 98 से 1998 से लेकर अब तक, मैं सारी गतिविधियों का साक्षी हूँ। इसलिए मैं अच्छा और बुरा दोनों गिना सकता हूँ और गिनाता रहा हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि पीयूष गोयल ने भले ही अरुण कुमार के कहने पर या उनके बरगलाने पर आरपीएफ एसोसिएशन के खिलाफ जहर उगला था, उसको निष्क्रिय करवा दिया था। उनका इतना बोलना ही काफ़ी था, बाकी काम तो अरुण कुमार ने स्वतः कर दिया। और जिस तरह
उन्होंने और उसके बाद के डीजी ने आरपीएफ स्टाफ का प्रताड़न किया, उत्पीड़न किया, वो अक्षम्य है, वो तो है, मगर वर्णनातीत है। उसके लिए शब्दों की कमी है मेरे पास। अब जो बिना माई बाप का जो बेटा होता है वो कहाँ जाए, किससे कहे? मुझसे भी कहने से डरते रहे ये लोग, मुझे भी बताने से डरते रहे, प्रमाण देने से डरते रहे। कुछ बता भी दिया बातों बातों में तो उसका प्रमाण देने से बचे, जिससे हम भी उनकी बात को पुख्ता तरीके से नहीं रख पाए। तो फिर से मैं ये कह रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है कि आईपीएस लॉबी नहीं, इस एसोसिएशन के को निष्क्रिय कराने के पीछे ये जो विभागीय सो कॉल्ड आरपीएफ सर्विस के अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं। पहले तो उन्होंने यूएस झा के साथ विश्वासघात किया, यानी संगठन के साथ विश्वासघात किया, और फिर पीछे हट गए। और चूंकि इनको ही एक डीजी को छोड़कर, इनको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आईपीएस ऊपर बैठा है तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूंकि इनकी गुलामी की मानसिकता पहले से ही है। और इनकी ट्रेनिंग, चाहे वो आईपीएस आईएएस की हो, चाहे ये सो कॉल्ड सर्विसेज की हो, सबकी ट्रेनिंग में वही अंग्रेजियत की गुलामी मानसिकता भरी जाती है। इनके वो इंडिपेंडेंट अस्तित्व को लगभग खत्म कर दिया जाता है, इनकी भारतीयता की पहचान को लगभग मिटा दिया जाता है कि तुम केवल शासन करने के लिए पैदा हुए हो, तुम अंग्रेज की औलाद हो, तुम भारतीय नहीं हो। उस मानसिकता के चलते जो अब प्रमुख उद्देश्य है स्टाफ के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने का, वो विभागीय आरपीएफ सर्विस के अधिकारियों का है। मैं किसी व्यक्तिगत के खिलाफ नहीं हूं, ना किसी आरपीएफ सर्विस के अधिकारी के खिलाफ हूं व्यक्तिगत तौर पर। मैं उस पूरी बिरादरी की मानसिकता का उदाहरण दे रहा हूं, मानसिकता का उल्लेख कर रहा हूं। मेरे पास में आज की तारीख में भी प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं दिया, मगर कई जोनल रेलवे, कई डिवीज़न का इनपुट है जहां बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, और ना सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको सर्विस से बर्खास्त किया जा रहा है। साउथ ईस्ट सेंट्रल का एक उदाहरण देता हूं, बाकी चीज़ें मैं सिस्टम के ऊपर छोड़ता हूं, वो खुद पता करवा ले। डीजी आरपीएफ से मनोज यादव से मेरा अनुरोध है कि वो सारी जोनल रेलवे, सारे डिवीज़न का डाटा मंगवा के देखें कि कितने लोग पिछले 10 सालों में निकाले गए हैं, या 17 के बाद, 2017 के बाद कितने लोग बर्खास्त किए गए, कितने लोग सर्विस से निकाले गए, कितने लोगों का मुकदमा केस चल रहा है कोर्ट में। इसका डाटा निकाल के देख लें, अपने आप समझ में आ जाएगा दोनों का फ़र्क, 17 के पहले का और 17 के बाद का। और वो मंत्री को बताएं जो ये मानकर बैठे हैं कि सिद्धांततः हम मानते हैं कि वर्दी में एसोसिएशन संगठन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है। आप कौन होते हैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पर सिद्धांत बनाने वाले? लोकतंत्र में व्यक्तिगत सिद्धांत नहीं, लोकतांत्रिक सिद्धांत ही चलता है, और इसका अधिकार आपके संविधान ने हमें दिया है, सबको दिया है। तो आप ऐसा कोई व्यक्तिगत सिद्धांत नहीं बना सकते। आप बैठकर बात करिए,
सारी चीज़ों को समझिए। मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारी हकीकत बयान की है, उसको भी देखिए, समझिए। आपकी सरकार ने ये मान्यता दी थी और आपके पूर्वजों ने, जो बड़े विद्वान थे, जिन्होंने पार्टी को, संगठन को खड़ा करने और सरकार तक पहुंचाने में पूरा जीवन खपा दिया था, आप उनके विवेक पर सवाल उठाते हैं? आप उनके विवेक पर, उनकी मंशा पर, आप उनकी नीयत पर आप संदेह व्यक्त कर रहे हैं इस तरह? ये उचित नहीं है। जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं मंत्री जी, आप ये मान के चलिए कि यहाँ एक शास्त्री और ललित नारायण मिश्रा के बाद शायद किसी रेल मंत्री को वो इज्जत नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए थी। सब यहाँ से बदनाम होकर ही गए हैं, अपनी छवि खराब करवा कर ही गए हैं। उसका कारण आपके नीचे कार्यरत ब्यूरोक्रेसी और ये दुष्ट डीप स्टेट है। मैं बार बार इस बात का उल्लेख करता हूँ। आपको एक बात और बताता हूँ। अभी एक लगभग 14 साल पहले रिटायर हुए आरपीएफ से, कमांडेंट के लेवल से, असिस्टेंट कमांडेंट, सॉरी, कानून के जानकार हैं। रिटायरमेंट के बाद से कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनसे ऐसे ही बात हो रही थी। उन्होंने ये बात बताई, किसी संगठन आरपीएफ एसोसिएशन के पदाधिकारी ने ये बात आज तक मुझे नहीं बताई। ये बात मैं स्पष्ट कर दूं। जब उन्होंने ये बात बताई कि आरपीएफ एसोसिएशन के अलावा, उसको तो आरपीएफ संशोधन एक्ट में 85 में रखा गया था, बरकरार रखा गया था, सब कुछ रखा गया था। जो घालमेल हुआ वो भी इतिहास का विषय है, हमने पिछले वीडियो में उसका उल्लेख किया थोड़ा। मगर आरपीएफ एसोसिएशन के अलावा रेलवे रूल्स, आरपीएफ रूल्स में स्टाफ काउंसिल का उल्लेख है, जो डीजी आरपीएफ को, आईजीज को जोनल रेलवे पर और डीजी को ऑल इंडिया रेलवे पर बनाने की मजबूरी है, अनिवार्यता है। मगर आपके अधिकारियों ने या जो यहाँ रहे रेपुटेशन पर, उन्होंने आरपीएफ रूल के इस प्रावधान को, प्रावधान तो बरकरार है आज भी, मगर उसके तमाम सारे जो रेफरेंडम थे वो डिलीट कर दिए। सवाल ये उठता है कि इस पर ध्यान किसी का क्यों नहीं गया? जो रूल पार्लियामेंट से पास किया गया है, उसे कोई ब्यूरोक्रेट कैसे डिलीट कर सकता है? यही आरपीएफ एक्ट में किया गया था, संशोधन एक्ट में, और यही आरपीएफ रूल में किया गया है। एक्ट में, रूल में वो प्रावधान तो बरकरार है, मगर उसकी जो प्रक्रिया थी, जो डिटेल में प्रक्रिया बताई गई थी, कैसे स्टाफ काउंसिल बनाई जाएगी, कैसे स्थापित होगी, कौन रहेगा, कौन उसमें नॉमिनेट होगा, कौन चुना जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, क्या फोरम होगा बातचीत का, वो सारी चीज़ें जो तय होनी थी, वो सारी प्रक्रिया को डिलीट कर दिया गया, ऐसा उन्होंने बताया। तो आप जनतांत्रिक व्यवस्था में ये जो सो कार्ड आईपीएस या डुप्लीकेट आईपीएस हैं, इनकी मंशा को बिना जाने पहचाने आप संस्था को नष्ट कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं,
और फिर कहते हैं कि सैद्धांतिक तौर पर हम ये नहीं मानते हैं कि वर्दी में संगठन नहीं होना चाहिए। आप कौन होते हैं ये मानने वाले? आपका व्यक्तिगत मानना चलेगा क्या? व्यवस्था नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? जो संगठन बिना किसी अपोजिशन के पार्लियामेंट से पास होकर बना, सारी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सारी न्यायपूर्ण व्यवस्था को पार करते हुए, सारी बाधाओं को लांघते हुए बनाया गया, उसको आप अपने अकेले की सिद्धांत से, अपने अकेले की मान्यता से खारिज कर देंगे? ये होने नहीं दिया जाएगा। कितना भी संघर्ष करना पड़े, मगर ये होने नहीं दिया जाएगा। मंत्री जी, आप इस बात को नोट कर लें और इस बात को ध्यान में रखकर ही आगे विचार करें। व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। जिस तरह 50,000 टिकट बेचने के बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि अव्यवस्था हो गई। व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने टिकट बेचे हैं तो सुविधा देने की जिम्मेदारी आपकी है। इसीलिए व्यवस्था अपने तरीके से काम करती है और लोकतंत्र में जो अधिकार दिया गया है हर व्यक्ति को, हर संस्था को, संविधान के तहत, उसे आप खारिज नहीं कर सकते हैं। आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, उसे अपने लायक, अपने अनुरूप बना सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, मगर आप उसे निष्क्रिय और प्रतिबंधित, खारिज नहीं कर सकते। ये इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्टाफ काउंसिल का मुद्दा, सारी प्रोडक्शन यूनिट में ये स्टाफ काउंसिल कार्यरत है जो फेडरेशन और के माध्यम से समर्थित है। सॉरी। उसी तरह एक बड़ा वर्ग है, बड़ा डिपार्टमेंट है जो बड़ा काम कर रहा है। रेल को सुरक्षा दे रहा है, रेल संपत्ति की सुरक्षा कर रहा है, रेल पैसेंजर के, उसके जान माल की सुरक्षा कर रहा है। चोरी चमारी, छेड़खानी, छिनैती, इन सब से प्रोटेक्ट कर रहा है पैसेंजर को। ऐसे में उसको ऐसे ही बिना किसी गॉडफादरशिप के छोड़ देना उचित नहीं है। बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। आज जो व्यवस्था है, यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैं बार बार कहता रहा हूँ, बार बार लिखता रहा हूँ। आप आरपीएफ को एम्पावरमेंट कर दीजिए, जीआरपी को रेल से हटाइए, स्टेट पुलिस को रेल से हटाइए। रेल केंद्र का विषय है, उसमें स्टेट की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। आप कहते रहिए कि कानून व्यवस्था स्टेट का विषय है, मगर जो विषय केंद्र का है उसमें स्टेट का कानून व्यवस्था लागू नहीं होता। स्टेट की अपनी फोर्स है, अपनी व्यवस्था है, अपनी संपत्ति की व्यवस्था सुरक्षा करने के लिए उसने अपनी फोर्स बना रखी है, तो सारा पावर उसकी फोर्स के पास होना चाहिए। आप भारतीय दंड विधान की समस्त शक्तियां आरपीएफ को दीजिए, फिर आपको यहां आईपीएस बैठाने का बहाना नहीं रहेगा कि स्टेट के साथ में कोऑर्डिनेशन के लिए यहाँ आईपीएस चाहिए, नहीं चाहिए। आप एम्पावर करिए, आपका आधा खर्चा बचेगा जो आप जीआरपी को दे रहे हैं और लुटवा रहे हैं रेल को, उससे ज़्यादा
जितना खर्चा आप जीआरपी को यानी स्टेट्स को दे रहे हैं, उससे ज़्यादा स्टेट पुलिस और स्टेट आपकी रेल को लूट रहे हैं। ये बात आपके संज्ञान में है कि नहीं, या केवल पॉलिटिकल माइलेज ही लेते रहेंगे हमेशा? व्यवस्था की भी सोच लीजिए, कभी 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 तो सोच लीजिए देश हित में, व्यवस्था के हित में, रेल के हित में। तो मेरी ये पुरजोर डिमांड है कि आरपीएफ जो रेल का फोर्स है, सेंट्रल की फोर्स है, उसको पूरा आईपीसी का या भारतीय दंड विधान का एम्पावरमेंट होना चाहिए। पूरी शक्तियां उसके पास होना चाहिए। उसकी भी ट्रेनिंग आईपीएस के लेवल पर और आईपीएस की एकेडमी में ही होनी चाहिए। फिर हम इनको डुप्लीकेट आईपीएस नहीं कहेंगे। जो अहंकारग्रस्त हैं फिर ये धरातल पर आके काम करेंगे और स्टेट के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन बना करके रेल की कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। तब रेल का अपराधी भागकर स्टेट में नहीं छिपेगा और उसे जीआरपी या स्टेट पुलिस छिपाएगी नहीं, बचाएगी नहीं, और स्टेट का अपराधी रेल में आकर नहीं छुपेगा। ये बड़ा फर्क पड़ेगा। आप करने का हिम्मत तो करिए, देखिए कितना रिचार्ज होता है सिस्टम में। आप करेंगे कुछ नहीं मगर भौकाल बड़ा पैदा करेंगे, सिद्धांत अपना व्यक्तिगत पर बनाएंगे, ये उचित नहीं है। बड़ा सोचिए, थोड़ा बड़ा करके दिखाइए, कुछ नया परिवर्तन करने का साहस करिए, तब सिस्टम में बदलाव आएगा। वरना जिस तरह इंस्पेक्टर लेवल आरपीएफ में ठीक स्टेट पुलिस की तरह उनके कमांडेंट, सीनियर कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, डीआईजी, डिप्टी डीआईजी, आईजी के पालतू और कमाऊ पूत बने हुए हैं और उनके ऊपर आईवीजी कोई काम नहीं करती। केवल वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल इनकी गर्दन पकड़ती है और उन्हें बर्खास्त करवाती है। ये तब नहीं होगा। यही हो रहा है एसईसीआर में। डीजी साहब डाटा मंगा के देखिए, बाकी रेलों से, बाकी डिवीजनों से भी डाटा मंगा के देखिए कितने लोग प्रताड़ित हुए हैं और किस तरह आईवीजी ने काम किया है वहाँ। ये सो कॉल्ड इंटरनल विजिलेंस ग्रुप, सो कॉल्ड आईवीजी, ये क्या भौकाल बना रखा है? क्या इनकी नीयत में साफ सुथरापन है? ये भी तो उन्हीं के नीचे काम करते हैं और वो वहाँ नियुक्त होते हैं जो बगल बच्चे होते हैं। वो आईजी, डीआईजी और सीनियर डीएससी, डीएससी के बगल बच्चे होते हैं, वही आईजी में, आईवीजी में नियुक्त होते हैं। जिस तरह रेलवे बोर्ड में हमाली करवाने के लिए डिफरेंट रेलवे से पोस्ट किया हुआ है लेकर के नीचे काम करने के लिए, और आईवीजी में भी। तो जब तक पूरे सिस्टम की नीयत में साफ सुथरापन नहीं होगा तब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा। नीचे वाला प्रताड़ित रहेगा और ऊपर वाला मौज मस्ती करता रहेगा, मलाई खाता रहेगा। यही हो रहा है सिस्टम में। मंत्री जी, आप अपने व्यक्तिगत सिद्धांत को बाजू में रखिए, व्यवस्था के हित में काम करिए, वो ज़्यादा उचित होगा, ज़्यादा माइलेज मिलेगा। और बड़ा सिद्धांत बनाइए, जैसे मैंने बना रखा है, जैसे देश ने बना रखा है, जैसे सारे 75-80 हज़ार की आरपीएफ फोर्स ने बना रखा है कि आप आरपीएफ को एम्पावरमेंट करिए। संपूर्ण भारतीय दंड संहिता की शक्तियां आरपीएफ को दीजिए। ये बड़ा काम है, इसके लिए बड़ा दिल करिए, इसके लिए सिद्धांत बनाइए अपना। फिर ये स्टेट के साथ में घालमेल की पोजीशन नहीं रहेगी।
आपका खर्चा कम होगा, आपकी व्यवस्था सुधरेगी, आप सीधे रिस्पॉन्सिबल ठहरा पाएंगे। अभी तो गेंद इधर उधर फेंकी जा रही है, फुटबॉल बना हुआ है रेल। स्टेट कहता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे दायरे में नहीं घटित हुआ है ये। आरपीएफ कहती है हमारे दायरे में नहीं हुआ है। ऐसे में जनता, रेल यात्री पिस रहा है, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। आप जरा आंकड़े निकाल के देखिए, जीआरपी ने कितने डकैती, चोरी, उठाईगिरी, बलात्कार, मर्डर के केस हल किए, जो उसका दायित्व है। और आरपीएफ ने कितनी रेल संपत्ति की चोरी पकड़ी, कितनी छिनैती, कितनी छेड़छाड़ की घटनाओं को डिटेक्ट किया और एक्शन लिया। ये भी आंकड़ा मंगा के देख लीजिए। तो कुछ बड़ा सोचिए मंत्री जी। रिफॉर्म इसे कहते हैं। ये हमें बताना पड़ रहा है या फोर्स के अदने से आदमी को बताना पड़ रहा है? तो मैं ऐसा मान लूं कि वो आपसे ज़्यादा समझदार है, मगर उसका दुर्भाग्य है कि वो कांस्टेबल है। एक दूसरी घटना का भी उल्लेख यहां कर देता हूं लगे हाथ। भोपाल डिवीजन में सीनियर कमांडेंट की हेकड़ी यह है कि एक ओएस से नाराज हो गए, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर कोटा ट्रांसफर कर दिया। अब उसने चूंकि 2 दिन बाद का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा था, घुटने की बीमारी या उनके इलाज के लिए, तो उसने 2 दिन की सीएल डाली। सीएल डालने का मतलब ये नहीं था कि वो अपना ट्रांसफ़र कैंसिल कराने की जुगाड़ कर रहा है, जैसा आप लोग करते हैं। आप तो बहुत प्रिविलेज हैं, आप तो चॉइस पोस्टिंग लेते हैं किसी न किसी कारण से, किसी न किसी माध्यम से, मगर नीचे वाला ऐसा नहीं कर पाता है। वो तो आपका बगल बच्चा होगा वही कर पाएगा, जो आपका पालतू होगा वही आप कर पाता है, जिसके ऊपर तक पहुंच होगी वो कर पाता है। तो इस ओएस की 2 दिन की सीएल रिजेक्ट कर दिया गया, सो कार्ड सक्षम अथॉरिटी द्वारा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा। और साथ में उसका रिलीविंग लेटर बना दिया गया। और तमाशा ये कि एक सब इंस्पेक्टर के साथ एक लेडी कांस्टेबल और 2 अन्य कांस्टेबल लेकर के उनको भेजा गया, वो लेटर लेकर के उसके घर पर। वो घर पर नहीं था, उसकी वाइफ ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसके हस्बैंड के नाम से थी चिट्ठी, वो कैसे रिसीव करती। उसको उसकी 14-15 साल की बेटी के सामने, 11-12 साल के बेटे के सामने बेइज्जत किया गया। इन चारों ने बेइज्जत किया। जो अधिकार नहीं था वहाँ चिट्ठी लगा दिया, उसके दरवाजे पर चिपका दिया गया। मेरे पास वीडियो हैं, मेरे पास फ़ोटो हैं, सारे उसके प्रमाण मौजूद हैं। ये भौकाल क्यों? आप किसके ऊपर अपना शासन दिखा रहे हैं, किसके ऊपर अपना अधिकार दिखा रहे हैं? एक अदने से आदमी के ऊपर ये भौकाल जमा करके आप अपने अथॉरिटी साबित कर रहे हैं। क्या है? हर ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के प्रति दुष्टता का भाव रखता है, कुत्ते की मौत मरता है। ये ध्यान में रखिए, यह सार्वजनिक सार्वकालिक सत्य है। यहीं भुगतना है सब कुछ, कुछ भी लेके नहीं जाना है। और ये 4 लोग जो गए थे, इनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कल यही पोजीशन उनके ऊपर भी आ सकती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपना ड्यूटी ना करें, आप ऑर्डर का पालन ना करें,
मगर मनुष्यता ना छोड़ें। आपके अंदर इतना साहस होना चाहिए कि साहब ये ऑफिशियल लेटर है, हम सिविल एरिया में जाके इसे सर्व नहीं कर सकते। ये कहने का साहस नहीं था आपके अंदर। नहीं है इसलिए कि आप करप्ट हैं, नीयत से, काम से, व्यवहार से, इसलिए आपके अंदर ये साहस नहीं है ऐसे दुष्ट अधिकारी को मना करने के लिए। ये हेकड़ी क्यों होनी चाहिए? तो मंत्री जी, आप संगठन को, अपने सिद्धांत को बाजू में रख करके रिवाइव करिए और बैलेंस बनाने की कोशिश करिए आरपीएफ प्रबंधन और नीचे के स्टाफ में। अन्यथा ये जो डुप्लीकेट आईपीएस हैं, ये आपकी व्यवस्था को चौपट कर देंगे, क्योंकि इनकी नीयत केवल सत्ता का उपभोग करने की है, काम करने की नहीं, व्यवस्था बनाने की नहीं। अगर ऐसा किया होता तो परसों शनिवार को दिल्ली में ये घटना नहीं हुई होती। अगर संगठन मौजूद होता तो ये घटना नहीं हुई होती। इस बात को मैं आपको संज्ञान में लाना चाहता हूँ। संगठन केवल अपने बल सदस्य के अधिकार की बात नहीं करता, वो व्यवस्था की भी बात करता है। वो ये अधिकारियों के ऊपर करप्शन पर, उनके व्यवहार पर अंकुश भी लगाता है, जिसका आज बहुत बड़ा अभाव है। और उसी के चलते आज इनकी अहंकार आसमान पर है, इनका उत्पीड़न चरम सीमा पर है और पूरी फोर्स त्राई त्राई कर रही है। मगर चूंकि उनके पास कोई फोरम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, इसलिए आपको वो चीज़ें सब सुनाई नहीं पड़ती हैं, ना दिखाई पड़ती हैं, ना आपके संज्ञान में लाई जाती हैं। तो इस तरह से आप अपना अकेले का सिद्धांत बना करके आप व्यवस्था का नुकसान करेंगे, सिस्टम का नुकसान करेंगे और 75,000 लोगों के मानसिकता को और नीचे ले जाएंगे, गर्त में ले जाएंगे, बजाय उन्हें रिचार्ज करने के, उन्हें प्रोत्साहित करने के। आप देखिए तो सही एक बार उनके मंच पर जा कर के किस डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं और क्या डेडिकेशन है उनका। एक अधिकारी का उतना नहीं हो सकता है जितना एक कांस्टेबल का है। वो वर्दी की कीमत समझता है मगर अधिकारी नहीं समझता है। अधिकारी तो प्रिविलेज्ड है। इस फर्क को समझिए मंत्री जी, और इनको प्रताड़ना से, उत्पीड़न से बचाइए। इनके संगठन को पुनर्जीवित करके, खत्म तो आप नहीं कर पाएंगे, ये हम मानते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि लड़ने का माध्य जिनके अंदर है उनको कोई हरा नहीं सकता, चाहे वो सरकार हो चाहे व्यवस्था हो। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा मंत्री जी। मेरा आप सबसे अनुरोध है, खास तौर पर आरपीएफ कर्मियों से, कि वो ईमानदारी से ड्यूटी करें और जो गलत है वो गलत मुंह पर कहने का साहस करें, जो सही है वही करें और वही करवाने का साहस करें। अधिकारी कितना उत्पीड़न करेगा, किस हद तक उत्पीड़न करेगा, उसको भी देख लें। हम अधिकारी के खिलाफ आपको उकसा नहीं रहे हैं, ना अपना प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए कह रहे हैं। आप पूरे प्रोटोकॉल में रहते हुए अपनी बात रखें, सही बात को सही कहने का साहस करें, गलत बात को गलत कहने का साहस करें और व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अपना योगदान करें। यही आप सबसे अनुरोध है। साथ में आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरी फोर्स में इस वीडियो को पहुंचाएं और मंत्री जी तक भी पहुंचाएं, प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाएं, गृह मंत्री तक भी पहुंचाएं, पूरी सरकार के मंत्रियों के साथ पहुंचाएं, उनके
एमपीज़ के साथ में पहुंचाएं, जहां आपकी बात रखी जा सके और भरपूर तरीके से प्रयास करें। धन्यवाद।